अब्बा के मरने के चंद दिन बाद भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा हम दूसरे मुल्क जा रहे हैं, एक घर फरोख्त कर रहे हैं, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। मैंने रोते हुए कहा इस घर में मेरा भी हक है। ये सुनते ही भाभी ने मुझे थप्पड़ मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं दर बदर भटकती हुई अब्बा की कब्र पर जा बैठी और हर रात वहाँ फातिहा पढ़ती, मगर जब मैं सो के उठती तो मेरे पास ताज़ा खाना और ठंडा पानी रखा होता। एक दिन मैंने जाने के लिए सोने का बहाना किया तो मेरे होश उड़ गए कि जब रात गहरी हो गई थी, कब्रिस्तान में बैठे खौफ भी आ रहा था, मगर मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं थी। तभी मैं अब्बा की कब्र पे सर रख के रोते रोते सो जाती। एक रोज ख्वाब में देखा कि अब्बा बहुत खुश हैं। सफेद लिबास में मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि तुम्हें बहुत जल्द आसमान मिलेगा। जैसे ही आंख खुली तो पास ताज़ा खाना और ठंडा पानी पड़ा था। मैं हैरान रह गई, इधर उधर देखा तो वहां कब्रिस्तान खाली था और बस एक कब्र पे ताज़ा फूल पड़े हुए थे, मगर ये खाना रखा किसने? 2 दिन से मैं भूख बर्दाश्त कर रही थी, तभी जल्दी से सोचे समझे बगैर खाना खाया और पानी पी लिया। अब ये रोज का मामूल बन गया था। मैं जैसे ही सुबह उठती तो पास ताज़ा खाना पड़ा होता। मैं हैरान थी कि आखिर कौन मुझ पे इतनी करम नवाजी कर रहा है। एक रोज मैंने सोने का बहाना किया और जैसे ही सुबह हुई तो सामने खड़े शख्स को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और मुकाबिल के सीने लग गई, मगर अगले ही लम्हे मेरे साथ ऐसा मौजज़ा हुआ कि मुझे सहन से अब्बा के खांसने की मुसलसल आवाजें आ रही थी। मैं किचन में जल्दी जल्दी अब्बा के लिए कहवा तैयार कर रही थी ताकि उनके गले को कुछ सुकून मिले, वरना भाभी अब्बा के खांसने की वजह से अब्बा पे जुल्म करती। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? सारा दिन घर के काम करो और फिर इस बुड्ढे के खांसने की आवाजें भी बर्दाश्त करो। तबस्सुम जल्दी अपने अब्बा को पानी दे दे, वरना मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। भाभी का करख्त लहजा सुन के मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं जल्दी से कावा अब्बा के पास ले जाने लगी जब भाभी किचन में आई और मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ के खींचने लगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो हर वक्त तुम लोगों की फजूल हरकतें बर्दाश्त करती रहूं। उसको खांसने से फुर्सत नहीं और तुम्हें फारिग बैठने से। देखते ही देखते भाभी ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ रसीद कर दिया और मैं बस अपना जुर्म ही सोचती रह गई। ऐसा ही तो होता आ रहा था पिछले 3 सालों से। मेरे अब्बा के पास गई तो मेरी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। जिसे सोना समझते रहे वो कोयला निकला और जिसे कोयला समझ के ठुकरा दिया असल में वही सोना था। कहवा देने पे अब्बा ने अपने दुख का इजहार किया और मैं उन्हें तसल्ली के लिए 2 बोल भी न बोल सकी। मेरी भाभी का जुल्म अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कभी सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त अब्बा को कमरे से बाहर निकाल देती तो कभी मुझे सारा सारा दिन काम करने का कहती। मैं तो अब थकने लगी थी, लेकिन अब्बा को देख के फिर से अपनी हिम्मत जमा करती और फिर दिन भर काम करती रहती और साथ ही साथ अपनी भाभी के जुल्म भी बर्दाश्त करती। असलम मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तबस्सुम की शादी हो जाए। तुम्हारी खाला चाहती है कि वो तबस्सुम का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेके आए। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, बोलो तुम क्या कहते हो? इससे पहले भाई अब्बा से कुछ कहते भाभी कमरे में आ गई। रहने दे अब्बा जी, वो बड़े लोग हैं, हम लोग इतना जहेज नहीं दे पाएंगे। आपके सामने असलम की तनख्वाह पूरी तो है, इससे घर का खर्च चल जाता है। इतनी मर्तबा तो तबस्सुम से कहा है कि कुछ छोटी मोटी नौकरी ही कर ले, अपने भाई का ही ख्याल कर ले, लेकिन नहीं, इसने भी कसम खा रखी है कि वो कोई काम काज नहीं करेगी, न घर पे कुछ करती है और ना ही बाहर जाके। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। माओ के बगैर बेटियां कितनी अधूरी हो जाती हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। मेरा सगा भाई अपनी बीवी के आगे खामोश था, जबकि वो जानता सब कुछ था कि उसकी बीवी हमारे साथ गलत कर रही है। बहू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अपने बेटे से बात कर रहा हूँ और तबस्सुम उसकी बहन है, उसका पूरा हक है अपने भाई पर। अब्बा का इतना कहना था कि भाभी ने वावेला मचा दिया। वो ऊंची ऊंची बेन डालने लगी और भाई को भड़काने लगी। देख रहे हो तुम्हारे सामने ये हाल है तो तुम्हारे पीछे क्या होता होगा मेरे साथ? मैं न कहती थी तुम्हें कि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते हैं। तुम्हारी बहन तो उठते बैठते मुझे ताने मारती है और तुम्हारे अब्बा वो मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देते, जबकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैं खामोशी से सब कुछ सुन रही थी और बेबसी का ये आलम था कि मैं कुछ कह नहीं सकती थी। मैंने कई मर्तबा अब्बा को भी समझाने की कोशिश की कि वो मेरी खातिर अपनी बहू और बेटे से न लड़ा करें, लेकिन वो बाप थे, मेरे साथ होने वाली ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब से भाई की शादी हुई थी तब से भाई अपनी बीवी के होके रह गए थे। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कमाती नहीं थी, मैं लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। घर से बाहर जाके नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं थी। इसकी वजह मेरे अब्बा थे, वो हर वक्त बीमार रहते थे। उनकी तीमारदारी करना मेरा अव्वलीन फरीजा था।
भाई तो अपने फर्ज भूल चुके थे, मगर मुझ में अभी इंसानियत बाकी थी और अब्बा को मैं किसके सर पे छोड़ के जाती? भाभी के। और अगर ऐसा करती तो अब्बा बस कुछ ही दिन जिंदा रह पाते। अब्बा ठीक ही तो कह रहे हैं आलिया, गलत तो कुछ नहीं कहा। तबस्सुम को चाहिए कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा हुआ? अगर अपने भाई का साथ भी नहीं दे सकती तो कितनी मर्तबा समझाया है कि तुम्हें पास किसी स्कूल में नौकरी पे लगवा देता हूँ, मगर वो तो घर से निकलने को तैयार ही नहीं। अगर नौकरी नहीं करनी थी तो इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा था? घर पे बैठ के घरदारी करती, वही पैसे हम लोग जोड़ के आज कोई अपना कारोबार कर लेते। भाई को तो ना जाने अब कौन कौन से पुराने हिसाब किताब याद आ रहे थे। वजह सिर्फ भाभी थी। उन्होंने जो भाई के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा की थी, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी और नफरत का दरख्त इतना घना हो गया था कि उसे काटना नामुमकिन होता जा रहा था। भाई और भाभी गए तो अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। मैं दरवाजे से निकल के अब्बा के पास गई और कहा, कितनी मर्तबा आपको समझाया है कि मेरी फिक्र मत किया करें, मैं आपको किसी के सहारे छोड़ के शादी करूं, ये बात आपको क्यों समझ नहीं आती? मेरी बात पे अब्बा मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटियां पराया धन होती हैं, उन्हें सारी उम्र अपने घर नहीं बिठाया जाता। आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे फर्ज से अदा हो जाऊंगा, कल मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी ये भाभी भाई तुम्हें रोटी का निवाला भी नहीं देंगे। अल्लाह न करे अब्बा आपको कुछ हो, लेकिन शायद वो बाप थे, उन्हें आने वाले वक्त का इल्म हो चुका था। उन्होंने दुनिया देखी थी, वो जानते थे कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। भाभी भाई को हम दोनों बाप बेटी से अब शिकवे शिकायत रहने लगी थी। कभी किसी बात पे शिकायत तो कभी किसी बात पे शिकायत। मुझे तो अब बस अब्बा की फिक्र सताए जाती, क्योंकि अब्बा का उस वक्त इतना परेशान रहना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। एक रोज मेरी आंख खुली तो अब्बा बिस्तर पे बेहोश पड़े थे। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। अब्बा आंखें खोले, अब्बा आंखें खोले। मैंने ऊंची ऊंची चीख के अब्बा को पुकार के कहा। तभी भाभी और भाई भागते हुए मेरे पास आए। क्या हो गया है? किसी के आराम की फिक्र नहीं है अब तुम्हें? तुम अकेले इस घर में नहीं रहती। भाई अब्बा को देखे ना क्या हो गया है। मैंने भाभी के तानों को नजरअंदाज करते हुए भाई को अब्बा की तरफ मुतवज्जे किया। लो जी, अभी ये नया ड्रामा है। बस तुम बाप बेटी को तो असलम से पैसे बटोरने का कोई बहाना चाहिए। भाभी खौफे खुदा करें, आपने भी अल्लाह को जान देनी है। अब्बा की हालत देखें कि आपको लग रहा है वो बहाना कर रहे हैं। मैंने रोते हुए पहली मर्तबा भाभी को जवाब दिया था। भाई अब्बा को देखने लगे जो बिल्कुल बेसुध लेटे हुए थे। भाई ने भी अब्बा को कई मर्तबा उठाने की कोशिश की, मगर अब्बा तो आंखें ही नहीं खोल रहे थे। भाई क्या हुआ है अब्बा को? अब्बा आंखें क्यों नहीं खोल रहे? भाई खामोशी से अब्बा को देख रहे थे और पहली मर्तबा भाई की आंखों में से आंसू गिरे। भाई क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? अब्बा को उठाए ना, रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, मुझसे बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया इनको? आप रुके, आपसे नहीं उठेंगे, मैं खुद उठाती हूँ। मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगी तभी भाभी आई और मेरे गले से लग के रोने लगी। तबस्सुम, अब आप इस दुनिया में नहीं रहे। अल्फाज थे या खंजर जो मेरे सीने में छुपे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रही हैं। अब्बा मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मेरी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। मैं चीखें मार रही थी, बैन डाल रही थी। मुझे संभालना भाई और भाभी के लिए मुश्किल हो गया था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे अब्बा मुझे छोड़ के कैसे जा सकते थे? उन्हें मालूम नहीं था क्या कि मैं उनके बगैर अकेली रह जाऊंगी? वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें किसी के सहारे छोड़ के जाऊंगा, इसलिए चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अब्बा को ये फिक्र क्यों नहीं कि मैं अकेली क्या करूंगी? मैं सारा दिन अब्बा के कामों में मसरूफ रहती थी, मगर अब्बा के जाने के बाद जैसे सारी मसरूफियत ही खत्म हो गई थी। अब्बा को गए हफ्ता हो चुका था। भाई और भाभी के दरमियान कोई राजो न्यास चल रही थी। मैं सब देख तो रही थी, मगर मेरी समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। मुझे सिर्फ उस वक्त अपने अब्बा के जाने का दुख था। मेरी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। न भूख लगती थी न प्यास, मगर यहाँ परवाह किसको थी? अब तो मुझे हर वक्त भाभी से ताने सुनने को मिलते थे। भाभी ने तो इतना भी ख्याल न किया कि मेरे अब्बा को इस दुनिया से गए अभी हफ्ता हुआ है। मेरा दुख कितना बड़ा है ये कोई समझने को तैयार ही नहीं था। मैंने भाई और भाभी से हर किस्म की उम्मीद भी रखना छोड़ दी थी। खुदा का शुक्र था कि अब्बा ने अच्छे वक्तों में सर पे छत बना दी थी, वरना भाई भाभी का बस चलता तो मुझे सड़क पे छोड़ देते। आजकल भाभी और भाई छुप छुप के बातें कर रहे थे और अगर गलती से मैं पास से गुजर
जाती तो एकदम खामोश हो जाते। 2 हफ्ते होने को आए थे, अब मैं भाई और भाभी को बातों में कुछ कुछ समझना शुरू कर चुकी थी। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे भाई भाभी मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, लेकिन कभी कभार मैं इसको अपना वहम समझ के भूल जाती। लेकिन अब मेरा वहम कुछ कुछ हकीकत की शक्ल लेने लगा था। मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती। घर पे कुछ लोग आ रहे थे, कौन थे मैं नहीं जानती थी। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। भाई आते हुए कुछ आदमियों को अपने साथ ले आता। मैं कमरे की खिड़की से बस घर में होने वाली हलचल को देखती रहती। ये आदमी कौन थे, कहाँ से आए थे, मैं नहीं जानती थी। पैरों तले जमीन निकली और सर पे आसमान तो तब टूटा जब एक रोज भाई और भाभी मेरे पास आए। तबस्सुम, तुम अपना इंतजाम कर लो, कहाँ रहना चाहती हो बता दो। खाला भी तुम्हें अपने साथ रख सकती है और तुम किसी यतीम खाने में भी जा सकती हो। मैं भाई और भाभी की बात समझ नहीं पाई थी। वो कहना क्या चाह रहे थे? क्या मतलब है इस बात का भाई? मैं भला घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी और क्यों जाऊंगी? भाई तो मुझसे नजरें चुराने लगा। अलबत्ता भाभी आगे बढ़ी और कहने लगी, क्योंकि हम ये घर बेच रहे हैं। क्या मतलब, ये घर क्यों बेच रहे हैं? तुम कितने सवाल करती हो। हम तो बस तुम्हें ये बताने आए थे कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और कहीं और इंतजाम करो। हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है और हम तुम्हें हर बात का जवाब देने के पाबंद नहीं है। बिल्कुल, आप लोग मुझे किसी बात का जवाब देने के पाबंद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये घर मेरी इजाजत के बगैर नहीं बिक सकता, क्योंकि इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। अब तो मेरा सब्र जवाब दे गया था। भैया और भाभी मेरे साथ और कितनी ज्यादतियां करते और मैं कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त करती। इसलिए मैंने भाभी को 2 टोक अल्फाज में जवाब दे दिया। देख रहे हैं असलम, आपकी बहन किस तरह जुबान दराजी करती है मेरे साथ। इसको किसने हक दिया मेरे साथ बदतमीजी से बात करने का? भाभी, मैंने आपसे किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की। आपको सिर्फ ये बताया कि ये घर मेरी इजाजत के बगैर आप लोग नहीं बेच सकते, क्योंकि इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। ये तुम अपने हिस्से की सुनाई किसको कर रही हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पढ़ाई का जितना खर्चा उठाया और तुम्हारे अब्बा के नौकरी छोड़ने के बाद से अब तक जितना खर्चा खाने पीने का हो चुका है, उसके बाद कोई कसर बाकी है कि तुम्हारा हिस्सा बचे? मैं तो भाभी की बातों पर हैरान थी। वो किस किस्म की बातें कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे साथ हो क्या रहा था? या माँ बाप का साया उठ जाने के बाद इंसान लावारिस हो जाता है, या सिर्फ बेटियां लावारिस हो जाती हैं? बाप के जाने के बाद बेटियां बहुत हसास हो जाती हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है ये मैं नहीं जानती थी। अब्बा के मरने के चंद दिन बाद भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा, हम दूसरे मुल्क जा रहे हैं, एक घर फरोख्त कर रहे हैं, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। मैंने रोते हुए कहा, इस घर में मेरा भी हक है। ये सुनते ही भाभी ने मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया। रात काफी हो चुकी थी। मैं घर का दरवाजा खटखटाती रही और अपनी भाभी भाई से मिन्नत समाजत करती रही, खुदा के वास्ते देती रही, खुदा का खौफ दिलाती रही, मगर उन लोगों ने ना तो मेरी कोई बात सुनी और ना ही मुझे घर के अंदर आने दिया। मैं रोती बिलखती रही। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं कहाँ जाती उस वक्त, मुझे कौन अपने पास रखता? मैंने भाई से ऊंची आवाज में कहा, मुझे आज की रात गुजार लेने दे, तो कल सुबह होते ही मैं यतीम खाने चली जाऊंगी। तभी भाभी के अंदर से आवाज आई कि अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस घर में कदम रखने का तो कभी सोचना भी मत। और वैसे भी हम लोगों ने घर बेच दिया है। ये घर तो अब हमारा भी नहीं। मेरे पास ना तो कोई पैसे थे और ना ही कोई खाने पीने की चीज। जो कपड़े पहन रखे थे सिर्फ वही मुझे कपड़े ले जाने की इजाजत मिली थी। मैं गलियों की खाक छान रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को कहाँ पनाह लूं। कौन रहम दिल मुझे अपने साथ रखेगा? इस पर मैं जवान जहान और खूबसूरत भी थी। गली में फिरते आवारा लड़के मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी गंदी नजरें मुझे परेशान कर रही थी, तकलीफ पहुंचा रही थी। अब सोचती थी कि काश अब्बा की बात मान ली होती और खाला के बेटे से शादी कर लेती, लेकिन खाला का बेटा अमेरिका में होता था। खाला भी अमेरिका चली गई थी और मैं अपने अब्बा को इस हालत में छोड़ के बैरून मुल्क नहीं जाना चाहती थी। मैंने खाला के बेटे को बहुत बचपन में देखा था। अब वो कैसा दिखता था मैं नहीं जानती थी। अलबत्ता खाला और अब्बा का राब्ता था, जिसकी बुनियाद पर मुझे मालूम हुआ कि खाला ने अब्बा से मेरा रिश्ता मांगा है। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि खुदा मेरा कोई वसीला बना दे, किसी तरह मुझे रहने की जगह मिल जाए। और फिर वो रब आजमाइशों में डालता है, मगर फिर खुद ही उसी इम्तिहान से निकाल भी लेता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि शायद खुदा ने हमें आजमाइश में डाल के तन्हा छोड़ दिया। अब वह हमारी कोई बात न सुन रहा है और ना ही मान रहा है। लेकिन रब का कहना है कि ना तो वो नाराज होता है और ना ही वो हमें अकेला छोड़ता है। सारी रात गुजारने के बाद जब मुझे कोई जगह ना मिली तो थक हार के मुझे अब्बा की कब्र ही याद आई। शायद वही मेरा आखिरी ठिकाना था।
मैं चलती चलती कब्रिस्तान पहुंच गई। रात का अंधेरा काफी गहरा था। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं और कहाँ जाती। तभी अब्बा की कब्र तलाश करते हुए उनकी कब्र पे बैठ गई। अब्बा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? ये दुनिया आपके बगैर तो बहुत जालिम हो गई है। मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। मैं अब्बा को सारी रोदात सुनाने लगी, जैसे वो कब्र में मुझसे हौसला देंगे और कहेंगे, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं रोती तड़पती अब्बा की कब्र से लिपट गई। काश अब्बा, मैंने आपकी बात मान ली होती। काश आज खाला के बेटे से मेरी शादी हो चुकी होती तो शायद मैं ऐसे दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। वो सच कहते, माँ बाप अपनी औलाद का बेहतर ही सोचते हैं, लेकिन ये औलाद ही होती है जो जज्बात में आके गलत फैसले ले लेती है। मैं दर बदर भटकती हुई अब्बा की कब्र पे जा बैठी और हर रात फातिहा पढ़ती। मगर जब मैं सो के उठती तो मेरे पास ताज़ा खाना और ठंडा पानी रखा होता। जिस रोज पहली मर्तबा मेरे सामने वो खाना रखा गया, मैं हैरान थी कि आखिर इतना मेहरबान कौन है। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, कोई मुझे देख नहीं सकता था। फिर भला कौन यहाँ पे खाना रख जाता था? शायद कोई रहमदिल इंसान मुझे फकीर या गरीब को समझ के खाना रख के जाता। एक दिन मैंने जानने के लिए सोने का बहाना किया तो मेरे होश उड़ गए। जब सामने अपने भाई को देखा, ये मेरा छोटा भाई था। भाई मुझे हैरानगी से देखने लगा, जैसे पहचानना चाह रहा हो। मैंने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। भाई, मेरी आवाज सुनते ही मेरा भाई अपने होश की दुनिया में वापस लौटा। तबस्सुम, ये तुम हो? वो काफी हैरत से मुझसे सवाल कर रहा था। मैंने जल्दी से अपना नकाब हटाया तो भाई ने मुझे गले लगा लिया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और असलम भाई कहाँ है? अब्बा कहाँ पे है? मैंने अपने छोटे भाई अकरम के सीने से लग के फूट फूट के रोने लगी। भाई, आपके चले जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। हम कितने गलत थे। हमें आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। हमें आप पे भरोसा करना चाहिए था, लेकिन आप सही कहते थे। उस औरत ने हमारा घर तबाह बर्बाद कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। भाई, ये क्या कह रही हो तबस्सुम? मेरा दिल बैठे जा रहा है। मुझे कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? आखिर माजरा क्या है? मैंने अकरम भाई से कहा, अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब्बा के चले जाने के बाद असलम भाई और उनकी बीवी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करने लगे थे। मुझे घर से निकाल दिया और तो और वो घर बेच के बैरूने मुल्क चले गए। मैं तन्हा रह गई हूँ। भाई, मगर आप कहाँ थे पिछले 3 सालों से? मैंने और अब्बा ने सिर्फ आपकी राह देखी कि कभी तो आप लौट के आएंगे। अब्बा ने सोच रखा था कि जब आप आएंगे तो अब्बा आपसे माफी मांग लेंगे। उनसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ, मगर आपने तो कभी पलट के देखा ही नहीं कि आपकी बहन और बाप किस हालत में है। तबस्सुम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम घर चलो। घर पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। कौन भाई? कौन इंतजार कर रहा है मेरा? तबस्सुम, इतने सवाल मत करो और चलो मेरे साथ। भाई, अब्बा से तो एक मर्तबा मिलने और कुछ नहीं तो उन पे फातिहा तो पढ़ ले। मेरी बात में मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, नहीं, अब मैं अब्बा से उसी दिन मिलूंगा जिस रोज मैं अपना फर्ज निभा लूंगा। इतना कह के भाई ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने घर ले गया। हम 3 बहन भाई थे, सबसे बड़े असलम भाई, इसके बाद अकरम भाई और फिर मैं सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और फिर शायद हमारी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई थी। हमने हालात बहुत अच्छे न सही तो बुरे भी नहीं देखे थे। असलम भाई की नौकरी लगी तो घर के हालात मजीद बेहतर हो गए। अम्मा भी खुश रहने लगी थी, लेकिन एक रोज अम्मा की हालत कुछ खराब रहने लगी तो मुआयना कराने पे मालूम हुआ कि अम्मा कैंसर की मरीज हैं और आखिरी स्टेज पे हैं। ऐसे लगा जैसे दुनिया हिल गई हो। जब ये बात मालूम हुई तो अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और फिर एक रोज वो अपने हाल के हकीकी से जा मिली। मगर मैं जल्द ही संभल गई, क्योंकि मेरे पास मेरे बाप और 2 बाप जैसे भाइयों का साया था जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। भाई और अब्बा ने कभी मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया। वो हमेशा मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखते थे। एक रोज भाई घर पे आए तो कुछ परेशान लग रहे थे। मालूम करने पे पता चला कि भाई किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन अब्बा से कहने में डर रहे हैं। मैंने भाई से कहा, आप फिक्र मत करें, मैं अब्बा से बात करूंगी। मेरी बात अब्बा कभी नहीं टालेंगे। मैंने अब्बा को समझाया और कहा कि हम भाभी का रिश्ता लेने जाएंगे। पहले तो वो राजी ना थे, फिर मेरे कहने पे हम रिश्ता देख के आए तो अब्बा अब परेशान रहने लगे। अब्बा, क्या बात है, क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? तभी वो कहने लगे, तबस्सुम, मुझे उस लड़की से हसद की बू आ रही थी। वो लड़की इस घर को आबाद नहीं रहने देगी, वो उजाड़ देगी इस घर को। अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी वो आई नहीं और आप अपने दिल में उसके लिए ऐसी बदगुमानी पैदा कर चुके। ऐसा मत सोचे, बस ये सोचे कि वो आपकी बेटी की पसंद है और जब मियाँ बीवी राजी हैं तो हम काजी बन के क्या करेंगे।
بیٹا تم نے یہ دنیا نہیں دیکھی، تم نہیں جانتی عورت کی چال بازی کو۔ وہ چاہے تو گھر کو آباد کر لے اور چاہے تو گھر کو برباد کر دے، اور تم یاد رکھنا اسی عورت کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ نہ کرے ابا۔ میں ابا کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ آج سے پہلے تو ایسی مایوسی والی باتیں انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ ہم نے بھائی کی شادی دھوم دھام سے کی، پہلی شادی تھی، اسی لیے ہر چیز مکمل تھی۔ رشتہ دار تو کافی حیران ہو رہے تھے، لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ بھابھی بے انتہا خوبصورت تھی، دونوں کی جوڑی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بھابھی کو گھر لایا گیا تو کچھ ہی دنوں میں معلوم ہو گیا کہ وہ کچھ نخریلی اور انا پرست ہے، لیکن ہم نے اس بات کو بھی زیادہ سر پہ سوار نہ کیا۔ ابا کو بھابھی کی بہت سی باتیں بہت بری لگتی تھی، وہ پردے کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، لیکن بھائی کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جاتی تھی، جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ بھائی کی نظر میں وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ابا نے کئی مرتبہ بھائی کو بھابھی کی شکایت کرنے کی کوشش کی تو وہ صاف الفاظ میں کہہ دیتے کہ ابا مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، میرے سامنے تو آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ ہم کئی مرتبہ بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر بھائی کے سر پہ تو بھابھی کی محبت کا جنون سوار تھا۔ اکھار کے ہم نے ہی کہنا چھوڑ دیا۔ اب تو ہمیں یہ لگنے لگا تھا جیسے بھائی ہمیں قصوروار اور بھابھی کو بے قصور سمجھتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کے بھابھی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ بھابھی بھائی کی پسند جو تھی، اس میں ابا کو بھی بھابھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر میرا چھوٹا بھائی وہ کسی صورت بھی بھابھی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر وقت بھابھی کو برا بھلا کہتا رہتا، اسے تانے دیتا اور اس کے کام میں خامیاں نکالتا رہتا۔ میں نے اور ابا نے اسے بھی کئی مرتبہ سمجھایا تھا، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور پھر اسے اپنی غلطی کی سزا مل گئی، وہ غلطی جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ ایک روز میں، ابا اور بھائی صحن میں بیٹھے تھے جب بھابھی کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں، اسلم بھائی اور ابا ایک دم پریشان ہو گئے۔ ہم تیزی سے اندر بھاگے تو بھابھی بری حالت میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور چھوٹا بھائی ایک طرف دبک کے کھڑا تھا۔ بھائی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ ہم لوگ تو معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہاں پہ ہوا کیا ہے، لیکن ہمیں جو معلوم ہوا اس کے بعد ایسے لگا جیسے پیروں تلے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ جب بھابھی نے کہا کہ اکرم بھائی نے ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، اکرم بھائی تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ابا بھی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں جلدی اکرم بھائی کے پاس گئی اور ان کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ آپ کے گھر اپنی ایک کنواری جوان بہن ہے، کسی کی بہن کی عزت خراب کرتے ہوئے آپ کو ایک مرتبہ بھی خیال نہ آیا؟ تبسم، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں ہمارا بھابھی کے ساتھ ایسی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا اکرم بھائی سب کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے؟ میں تو ایک کونے میں منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ ابا کمرے سے باہر جا چکے تھے کیونکہ بھابھی کی حالت ہی ایسی تھی۔ بھائی اسلم نے اکرم بھائی کو پکڑا اور ان کی درگت بنا دی، اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے، میں اپنے ہی گھر کی عزت پہ ہاتھ کیسے ڈال سکتا ہوں؟ تو کیا میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے؟ کوئی عورت اپنی عزت کو لے کے کس طرح جھوٹ بول سکتی ہے؟ مجھے تو تم پہ پہلے دن سے ہی شک تھا، میری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کے تو تم تو پہلے دن سے ہی اس پر نظر رکھے بیٹھے تھے۔ وہ کئی مرتبہ مجھے کہہ چکی تھی، لیکن میں ہمیشہ اسے یہ کہہ کے ٹال دیتا تھا کہ وہ اس کا وہم ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ کاش میں نے اس کی باتوں پہ یقین کر لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرے ہوتے ہوئے کمرے سے باہر آئی اور ابا سے کہا وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، خدا کے لیے ان کو آپس میں چھڑوائیں۔ مگر ابا سر پکڑ کے بیٹھے رہے اور اکرم بھائی کو اونچی سی آواز دی، اکرم باہر آؤ۔ اکرم بھائی باہر آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا آپ تو میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو بھائی کے کمرے میں بھائی کو بلانے گیا تھا، ان سے کوئی ضروری کام تھا، لیکن بھابھی کمرے میں موجود تھی، کسی سے فون پہ باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بہت جلد سب کچھ حاصل کر لوں گی۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور ان سے کہا کہ میں آپ کو یہ باتیں سب کو بتاؤں گا تو انہوں نے اپنے لباس کو تار تار کیا اور پھر خود ہی چیخیں مارنے لگی۔ ابا اسے کہیں جھوٹ بولنا بند کریں ورنہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اسلم بھائی کا غصہ سوا نیزے پہ تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کی بیوی ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ تبھی ابا آگے بڑھے اور کہا کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اکرم تم ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا بھی گھر ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کس بات کی سزا بھگتوں؟ تبھی ابا نے اکرم بھائی کا گریبان پکڑا اور انہیں دروازے کی طرف دھکا دیا۔ آج کے بعد اپنا چہرہ کبھی مت دکھانا، یہی سمجھنا کہ میں تمہارے لیے مر گیا اور تم میرے لیے بھی۔ اپنے دل پہ پتھر رکھ لوں گا یہ سوچ کر کے اب تم اس دنیا میں نہیں رہے۔ ابا کی بات پہ میرے دل پہ جیسے خنجر چلے،
ابا ایسے مت کہے خدا کے لیے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے انہیں چپ کروایا اور پھر بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، اس گھر میں باپ کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ رہے تو آپ کی عزت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ باہر جائیں گے تو اپنا مستقبل بنا لیں گے۔ تبسم میں کہاں جاؤں گا؟ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ تم میری بہن ہو اور تم تو میری بات کا یقین کرو۔ بھائی آپ نے جو کیا اس کے بعد یقین کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں کی تربیت ایسی تو نہ تھی۔ آپ نے تو آج اماں کی تربیت پہ بھی انگلی اٹھوا دی۔ تو میں بس کوشش کروں گا کہ آج کے بعد کبھی تم لوگوں کو نظر نہ آؤں۔ بھائی کے الفاظ تکلیف تو دے رہے تھے لیکن ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ابا نے کہا تم جیسی اولاد کی شکل دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم نابینا ہو جائیں۔ بھائی نے ایک آخری نگاہ روتے ہوئے ہمارے اوپر ڈالی اور جاتے جاتے کہنے لگے، یہ عورت آپ کے گھر کو برباد کر دے گی۔ آپ لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، وہ بھی صرف اس عورت کی وجہ سے۔ یہ عورت نہیں، ڈائن ہے، ڈائن۔ ابا اسے کہیں یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے اسلم بھائی آگے بڑھتے میں نے اکرم بھائی کو گھر سے باہر دھکا دیا اور اس روز کے بعد سے بھائی کبھی بھی دکھائی نہیں دے۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ اس روز کے بعد سے بھابھی نے ہم لوگوں کا جینا مشکل کر دیا۔ وہ ہر وقت ہمیں تانے دیتی رہتی، مجھ سے پورے گھر کے کام کرواتی، اپنی خدمتیں کرواتی اور اس کے باوجود بھائی کو میری شکایتیں کرتی۔ اکرم بھائی کی حرکت کے بعد سے بھائی اسلم ہر وقت غصے میں رہتے۔ وہ ہماری کسی بات کو برداشت نہ کرتے اور نہ ہی کسی بات پہ یقین کرتے۔ بھابھی اب ہر وقت مجھ پہ نظر رکھے رہتی تھی، میں کیا کر رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، یہاں تک کہ کیا کھا رہی ہوں، ہر وقت میرے کھانے گنتے رہتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ ابا کی نوکری چھوٹ چکی تھی کیونکہ ابا بھی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے ایک نظر بھائی کی طرف دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگا، مجھے خالہ نے اپنے پاس بلا لیا تھا، بس ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں آگے بڑھی اور خالہ کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ خالہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے آپ کی کتنی ضرورت تھی۔ خالہ کہنے لگی، اب تم پریشان مت ہو، میں آ گئی ہوں نا، اب تو میری بیٹی بن گئی ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ خالہ کا بیٹا بھی سامنے ہی بیٹھا تھا، وہ بے حد خوبصورت اور اب تو بہت جوان ہو چکا تھا۔ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی کیا میں آپ کے گھر رہ سکتی ہوں؟ بھائی میرے پاس آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، تم اپنے بھائی کے گھر پہ ہو، کسی غیر کے گھر پہ نہیں جو اجازت کی ضرورت ہے۔ تم جب تک چاہو یہاں پہ رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بھیجے گا۔ میں بھائی کے گھر پہ رہنے لگی تھی۔ بھائی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، ہمارے ہی دن خراب تھے، ہمارا ہی وقت برا تھا، لیکن خدا انصاف کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ بھائی کہنے لگا، تم فکر مت کرو، اسلم بھائی کو بھی بہت جلد سمجھ آ جائے گی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، ایک روز خالہ میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی، تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اب تم آ ہی گئی ہو تو تم سے ہی بات کر لیتی ہوں۔ تمہارے بھائی کو تو اس سب کو مسئلہ نہیں، مگر میرے لیے تمہاری اجازت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں خالہ آپ؟ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں خالہ کو ہونک بنی دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خالہ کو کیا جواب دوں۔ خالہ آپ بھائی سے بات کر لیں، میرے بڑے تو اب وہی ہیں، وہ جس طرح چاہیں گے میں ویسے ہی کر لوں گی۔ کیا واقعی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے بیٹے سے شادی میں؟ نہیں خالہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب میرے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے تو مجھے ان کی رضامندی میں ہی خوش ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی سے بات کر کے جلد ہی شادی کی تاریخ پکی کرتی ہوں۔ ابھی میری 1 مہینے بعد شادی طے ہو گئی اور 1 مہینہ پر لگا کے اڑ گیا۔ اسے خالہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ خالہ کے بیٹے نے میری تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ آزمائش تو زندگی کا حصہ ہے اور آتی جاتی رہتی ہے، لیکن فی الوقت مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں کسی پرستان کی شہزادی ہوں جس کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بھائی بھی ہر وقت مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا۔ میں بہت خوش رہنے لگی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اب بس خوشیاں ہی میری منتظر ہیں۔ وقت پر لگا کے اڑ گیا اور یہ 1 مہینہ گزرتے پتہ بھی نہ چلا۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے ہو گئی۔ ابھی فی الوقت رخصت ہو کے مجھے بائی کے گھر ہی جانا تھا، لیکن خالہ کے بیٹے نے گاڑی کا رخ کسی اور طرف کر لیا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ میں نے گھبراتے ہوئے سوال کیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں تو میں کھا نہیں جاؤں گا، مجھ پہ تم بھروسہ کر سکتی ہو۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔
अपने शौहर की बात पे मैं कुछ शर्मिंदा हुई। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, इसीलिए खामोशी इख्तियार कर ली। शायद इसी में मेरी बेहतरी थी। मैं नजर झुका के अपने हाथों की मेहंदी की तरफ देखने लगी। इधर उधर देखा तो हर तरफ अंधेरा था, मगर अचानक गाड़ी रुकने पे जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मेरा सांस बंद होने लगा। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तभी शौहर ने कहा, उतरो, कुछ दिखाता हूँ। मैं गाड़ी से उतरी। उसने मेरा हाथ थामा, फिर दरवाजे पे लगा ताला खोला। मैंने हैरानगी से अपने शौहर की तरफ देखा तो वो कहने लगा, ये घर कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी चाहत थी ना, और तुम्हारे अम्मा अब्बा की भी, कि तुम इस घर से रुखसत होके जाओ तो फिर ऐसा ही होगा। तो अपने घर से रुखसत होके जाओगी। मेरे शौहर ने मेरी खातिर मेरा घर खरीद लिया था, जहाँ मेरे अम्मा अब्बा रहा करते थे, जो घर धोखे से मेरे भाई ने बेच दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जहाँ मेरे अम्मा अब्बा रहा करते थे, वो घर धोखे से मेरे भाई ने बेच दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या वाकई ये हकीकत थी? ख्वाब देख रही थी या? सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और बहुत जल्द हम अकरम भाई के साथ भी शादी करने वाले थे। भाभी बहुत अच्छी थी। अकरम भाई की शादी हुई तो एहसास हुआ कि हर औरत आलिया भाभी जैसी नहीं होती। शबनम भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती। एक हफ्ते के बाद मुझे फ्लाइट थी। मुझे अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क जाना था। फिर एक हफ्ता पहले दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने भाई खड़ा था। असलम भाई। भाई आप? वो मेरे पैरों में गिर गया और फूट फूट के रोने लगा। भाई क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैं अब्बा अब्बा के घर पे रह रही थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, तुम्हारे साथ किए बुरे की सजा मिली है। तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसीलिए भुगत रहा हूँ। भाई आप उठ के अंदर आए। मैं भाई को लेके अंदर चली गई। वो मेरे शौहर से मिलके बहुत खुश हुए, मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगे, तुम्हारी भाभी ने मुझे भी धोखा दे दिया। मुझसे सारी जायदाद अपने नाम करवा के किसी और लड़के के साथ भाग गई। तभी अकरम भाई घर पे आए और असलम भाई को देख के वहां से जाने लगे। जब असलम भाई ने उनका हाथ थाम लिया और उनसे भी माफी मांगी। अकरम भाई फराख दिली से असलम भाई को माफ कर चुके थे। आज हम सब बहुत खुश थे। मैंने वो घर असलम भाई को दे दिया था। अकरम भाई भी अब वहां पे ही रहने लगे थे और मैं अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क आ गई। आज मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरा शौहर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त की ही खासियत है, अगर बुरा हो तो अच्छा भी होता है और अगर अच्छा हो तो बुरा भी होता है।